नमस्कार, मैं डॉक्टर जितेंद्र कुमार आपका जेके बायोलॉजी क्लास में स्वागत करता हूं और आज के हम इस वीडियो में कुछ और सवाल को डिस्कस करेंगे और देखेंगे, एनालिसिस करेंगे कि इसके पॉसिबल आंसर क्या हो सकते हैं। और मैं पहले ये बता देना चाहता हूं कि यह वीडियो जो बनाया गया है ऑल मेंबर ऑफ CSI नेट लाइफ साइंस क्लब के एसोसिएशन से बनाया गया है। आइए हम लोग देखते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट सवाल को। तो एक जो सवाल पूछा गया था, पैसिव इम्यूनिटी से सवाल पूछा गया था, इसी कॉन्सेप्ट पर सवाल बेस्ड था। क्या सवाल पूछा गया था? उसमें बताया गया था कि कोई एक ह्यूमन है, उसको किस स्नेक ने बाइट कर लिया, स्नेक ने काट लिया। तो काटने के बाद उसको एंटी वेनम दिया गया और एंटी वेनम दिया गया और पूछा जा रहा है कि आफ्टर 1 ईयर समथिंग लाइक दैट अगर उसको फिर से स्नेक बाइट करेगा तो क्या होगा। कहानी काफी सिंपल है कि यह पैसिव इम्यूनिटी का केस है और पैसिव इम्यूनिटी में हम लोग क्या करते हैं, प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडी डालते हैं और इसमें मेमोरी बेस्ड नहीं होता है। तो इसका मतलब क्या है कि दूसरी बार भी अगर सिनिक उसको काटा है तो उसको क्या करना पड़ेगा, फिर से उसको पैसिव इम्यूनिटी की तरह प्री फॉर्म एंटीबॉडी डालना पड़ेगा ताकि उसको फिर किसी तरह का कोई स्नेक से काटने के बाद वो डेथ ना हो, कोई मेमोरी सेल इस तरीके से नहीं बनता है। तो इसका आंसर काफी सिंपल था। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। एक जो सवाल पूछा गया था, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के आधार पर सवाल पूछा गया था कि अगर कोई रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है तो उसका डेल्टा जी क्या होगा। तो यह जो सवाल है काफी सिंपल है और कंसिस्टेंट इस पॉइंट से सवाल पूछे जाते हैं। ऐसा नहीं कि कोई आज ये सवाल पूछा गया है, डिफरेंट तरह के एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। और स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए क्या होना चाहिए, डेल्टा जी क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। ये बात को ध्यान रखना है कि डेल्टा जी नेगेटिव होगा तो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगा। तो अगर आपने इस सवाल में डेल्टा जी नेगेटिव लिखा है स्पॉन्टेनियस रिएक्शन तो आपको सही मार्क्स मिलेंगे। आइए हम लोग और कुछ सवाल को देखते हैं। एक और जो सवाल पूछा गया था काफी सिंपल सवाल था और बॉटनी वाले के लिए तो काफी सिंपल था। इसको डिफाइन करना था कि ऑटोगेमी क्या है, किसको कहते हैं ऑटोगेमी। तो ये जो है कहने का क्या मतलब, क्या जब पॉलन का ट्रांसफर होता है विथ इन सेम फ्लावर, पॉलन का ट्रांसफर हो रहा है विथ इन सेम फ्लावर तो क्या बोलते हैं उसको, ऑटोगेमी कहते हैं। दूसरा जो है इसी का एक सेम फ्लावर को दूसरे फ्लावर पर ऑफ द सेम इंडिविजुअल मतलब के प्लांट पर, तो सेम प्लांट पर तो उसको हम लोग जेंटियोगेमी के नाम से भी जानते हैं। और अगर यही दूसरे क्रॉस पॉलिनेशन हो तो उसको जीनोगेमी के नाम से हम लोग जानते हैं। तो ये काफी सिंपल सवाल था, आपसे पूछा गया था कि ऑटोगेमी क्या है। अगर आप इसको बनाया होगा तो आपको सही मार्क्स मिलेंगे और आपको आना चाहिए सवाल, काफी सिंपल है अगर आप CSI नेट की तैयारी कर रहे हैं। डबल फर्टिलाइजेशन काफी क्लासिकल टॉपिक है, डबल फर्टिलाइजेशन से सवाल पूछे जाते हैं। कोई डीप का सवाल नहीं, काफी सिंपल सवाल है, स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल है। क्या पूछा गया था कि डबल फर्टिलाइजेशन जो होता है क्या है इस तरह। तो डबल फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, जनरली क्या होता है, क्या इंफॉर्मेशन आपको जानना चाहिए फ्यूचर के लिए भी कि डबल फर्टिलाइजेशन जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं इसमें डबल फर्टिलाइजेशन होता है। और डबल फर्टिलाइजेशन में क्या होता है कि जो एक फीमेल जो गैमिट है फ्यूज होता है दो मेल गैमिट से। तो आप देख सकते हैं कि अगर मेल गैमिट आया तो यहाँ पर दो मेल गैमिट आता है और दो मेल गैमिट क्या होता है, फ्यूज होता है। और कैसे फ्यूज होता है, एक मेल गैमिट जो होता है एक से फ्यूज होता है जिसको जाइगोट फॉर्म करता है और दूसरा जो दो पोलर न्यूक्लियाई है जो सेंट्रल सेल है उससे क्या है, फ्यूज होता है सेंट्रल सेल से। तो ये आपको जानना चाहिए था। और ये इंडोस्पर्म बनाता है और इंडोस्पर्म क्या होते हैं, ट्रेप्लॉइड होते हैं। और इससे सवाल अक्सर सवाल पूछे जाते हैं, पास्ट में भी इससे सवाल पूछे गए और फ्यूचर में भी पूछे जा सकते हैं। कभी कभी आपको क्रोमोजोम्स का नंबर दे देगा और पूछेगा कि इसका इंडोस्पर्म का नंबर ए है तो जाइगोट का नंबर इसको बताइए, तो आप उसको 2n से 2n को 3n को 2n में कन्वर्ट कर सकते हैं। काफी सिंपल सवाल होता है इस तरीके से सवाल। आइए हम लोग एक और सवाल देखते हैं, हैमिल्टन रूल काफी क्लासिकल सवाल है और ऐसा नहीं कि कोई आज पूछा गया, इसे बराबर सवाल पूछे जाते हैं। कभी इस तरीके से आपसे पूछा, हमको लगता है CSI में कम से कम 5-7 बार तो सवाल निश्चित पूछा गया हैमिल्टन रूल से। आप इसको देख सकते, तो ये टॉपिक काफी महत्वपूर्ण है। तो इसमें तीन बातों का ध्यान रखना है। पहला जो चीज है कि टोटल कॉस्ट को ध्यान रखना है, दूसरा बेनिफिट ऑफ द रिसिपिएंट को देखना है और क्या है आर क्या है, रिलेटेडनेस को देखना है। और जब भी किसी भी परिस्थिति में जो किसी व्यक्ति को अल्टरिंग जो कॉस्ट होगा, कॉस्ट क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, कॉस्ट कम होना चाहिए, कम होना चाहिए।
और जो आरबी मतलब रिलेटेडनेस और जो टोटल बेनिफिट होगा वो हमेशा क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए। और इस परिस्थिति को अगर सेटिस्फाई करता है तो आपका क्या है, अल्टरिंग का जो एक्शन होगा मतलब कि दूसरे को बचाने की जो प्रक्रिया है वो संपन्न होगी। इसके लिए मैंने एक अलग से सुंदर वीडियो बना के रखा है, आप चाहें तो उसको देख सकते हैं। स्पेसिएशन, ये भी टॉपिक काफ़ी क्लासिकल टॉपिक है, कोई नया टॉपिक नहीं है, जिससे सवाल अक्सर CSR में पूछे जाते हैं। और इस बार जो पूछा गया था कि एक गिलहरी है और ज्योग्राफिकल सेपरेशन इस तरीके से हो गया है मेजर, उस तरह के सेपरेशन को हम लोग क्या बोलेंगे। तो अगर आपने उसको लिखा होगा एलोपैट्रिक सेपरेशन, तो आपका क्या होगा, आंसर बिल्कुल सही होना चाहिए। क्योंकि ज्योग्राफिकल बैरियर से जो सेपरेशन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, एलोपैट्रिक सेपरेशन कहते हैं, स्पेसिएशन कहते हैं। और इस तरह के जो वीडियो स्पेसिएशन के आप देख सकते हैं जीके बायोलॉजी क्लास पर, काफ़ी सिंपल तरीके से बनाया गया है और इसका मैं लिंक भी जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको डाल दूंगा। आइए हम लोग और देखते हैं, सिकल सेल एनीमिया। इस तरह के जो सवाल है जो काफ़ी फ्रिक्वेंटली डिफरेंट तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं और यहाँ पूछने का तरीका डिफरेंट था। अगर आप ये बातें जानते तो बना सकते थे। जैसे सिकल सेल एनीमिया में क्या होता है, जो आरबीसी हो जाता है सिकल सेप्ट हो जाते हैं और इस वजह से अगर होमोजाइगस कंडीशन में चीज़ें रहेगी तो क्या होगा, मतलब डेथ जल्दी होगा, ऑलमोस्ट डेथ के ही हो, क्योंकि सिकल को ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर हेट्रोजाइगस कंडीशन में रहेगा तो इसका एक प्रोटेक्टिव एडवांटेज है कि वो मलेरिया के अगेंस्ट क्या हो जाएगा, उसको प्रोटेक्शन मिलेगा हेट्रोजाइगस कंडीशन में। और ये क्या करेगा, नेचुरल सिलेक्शन को फेवर करता है। तो यही आपको बताना था कि हेट्रोजाइगोसिटी या नेचुरल सिलेक्शन को फेवर करेगा सिकल सेल एनीमिया के केस में। तो ये आपका अगर आपने ऐसा किया होगा, इस कॉन्सेप्ट को यूज किया होगा, तो आपको ये क्या सही मार्क्स मिलेंगे। अगला जो सवाल था एक लैक ऑपरेंड, तो लैक ऑपरेंड कब ऑन होगा। तो इसके लिए दो कंडीशन है, आप जैसा जानते हैं कि ग्लूकोज अपसेंट होना चाहिए। ग्लूकोज क्या होना चाहिए, अपसेंट होना चाहिए, क्योंकि कैटाबोलिक रिप्रेशन की तरह काम करता है। और साथ साथ में क्या होना चाहिए, लैक्टोज प्रेजेंट होना चाहिए। लैक्टोज अगर प्रेजेंट रहेगा तो ये जो रिप्रोसर प्रोटीन को लैक्टोज बाइंड कर लेगा और ये बाइंड करने के बाद ये क्या है, इनएक्टिव हो जाएगा और यहाँ पर क्या ऑपरेटर पर बाइंड नहीं कर पाएंगे। तो ये बात अगर आपको ध्यान रखना चाहिए। और ऑपरेंड से अक्सर सवाल पूछे जाते हैं, तो निश्चित आप इसको समझिए। और मैंने इसका सिंपल वीडियो भी बनाया है, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक डाल दूंगा, आप देख सकते हैं। अब देखिए पेन रिसेप्टर, एक रिसेप्टर के बारे में पूछा गया था कि पेन रिसेप्टर क्या होते हैं। इस तरीके से पेन रिसेप्टर कैसे काम करते हैं, उस कंपाउंड का नाम पूछा गया था बेसिकली। तो उसमें आपको चूज करना था ब्रेडिकेनिन जो है को जो एक्टिवेट करता है पेन डायरेक्टली काउज सेंसेशन टू पेन। तो ये पेन रिसेप्टर से संबंधित सवाल था। इसको अगर आप जानते, इस कंपाउंड का नाम जानते, तो आप बोल सकते थे कि इसका ये जो आंसर सही होगा। अगला जो एक सवाल पूछा गया था जो इलाइसा टेस्ट पर बेस्ड था, उसमें पूछा गया था कि इलाइसा टेस्ट में किस तरह की बॉन्डिंग होती है। हमें नहीं मालूम कि एग्जैक्टली कहाँ पर था, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि दो बातें हो सकती। अगर इसके बारे में पूछा गया होगा कि एंटीजन जो एंटीजन है और बाइंड हो रहे एंटीबॉडी बाइंड हो रहे हैं, तो ये जो एसोसिएशन होता है नॉन कोवेलेंट एसोसिएशन होता है। लेकिन ये नॉन कोवेलेंट एसोसिएशन होता है, एंटीजन एंटीबॉडी का इंटरेक्शन नॉन कोवेलेंट इंटरेक्शन होता है। साथ साथ अगर ये पूछा गया होगा कि जो कंजुगेट है, जो बाउंड होते हैं, इसमें जो सेकेंडरी एंटीबॉडी में जो कंजुगेट बाउंड होते हैं वो कोवेलेंटली बाउंड होते हैं। तो अगर इसके बारे में अगर पूछा गया होगा तो कोवेलेंटली बाउंड होंगे। और ये एंटीजन और एंटीबॉडी का जो इंटरेक्शन होता है वो नॉन कोवेलेंट इंटरेक्शन होता है। अगर इस कॉन्सेप्ट को अगर आप जानते होंगे तो आप आसानी से सवाल को बना सकते थे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं थी, काफी सिंपल सवाल है। चलिए आइए हम लोग और देखते हैं। एक जो सवाल था, जो मैचिंग का सवाल था, जैसा बता रहे हैं लोगों कि साइंटिस्ट का नेम पूछा गया था और उससे संबंधित काम के बारे में पूछा गया था। तो लायंस पुलिंग जो का उनका काफी कंट्रीब्यूशन को नोबेल प्राइज भी मिला है, तो इन्होंने क्या अल्फा हेलिक्स पॉलीपेप्टाइड स्ट्रक्चर को दिया। साथ इमिल फिशर जो एक दूसरे एक साइंटिस्ट हैं, उन्होंने क्या किया था, लॉक एंड की मॉडल दिया था और बताया था कि एंजाइम और सबस्ट्रेट का जो मोड ऑफ एक्शन काम करेगा। सिंपल मॉडल के तौर में लॉक एंड की एनालॉजी दिया था कि लॉक और एंजाइम और की दोनों इस तरह से काम करते हैं। अगर आपने इसको जानते होंगे तो आप निश्चित इसको बनाए होंगे और इसलिए मार्क्स आपको सही से अगर जानकारी होगा तो आपको मिल सकते हैं। दूसरा चीज है डीपीजी रिलेशन इन हाई एल्टीट्यूड। इस तरह का सवाल जो जनरली पूछे गए थे पास्ट में, इकोलॉजी से सवाल पूछे जाते थे, उनके साइंटिस्ट के कंट्रीब्यूशन के नाम पूछे जाते थे, जैसे मोटो किमुरा।
काफी फ्रिक्वेंटली पूछा जाता था, उनका क्या कंट्रीब्यूशन था, डोलो लॉ, एलिल लॉ, बर्गमन रूल, ये सब पूछा जाता था। अब यहाँ पर देखते हैं डीपीजी रिलेशन इन हाई एटीट्यूड। ये सवाल पूछा गया था कि डीपीजी रिलेशन इन हाई एटीट्यूड क्या है। तो आपका क्या होगा कि हाई एटीट्यूड पर क्या कर जाता है, ये डीपीजी इंक्रीज कर जाता है। हाई एटीट्यूड पर क्या हो जाता है, इंक्रीज कर जाता है। और ऐसा इसलिए होता है, कहने का मतलब क्या कि हीमोग्लोबिन जो ऑक्सीजन से बाइंड करता है टिश्यू में, जो कंट्रोल किया जाता है 2,3-PG से। मैं इसके बारे में डिटेल डिस्कस नहीं कर रहा हूं, लेकिन इसका वीडियो है, आप इसको देख सकते हैं कि कैसे डीपीजी को रिलेशन है हाई एटीट्यूड में। और मेजर काम क्या है इसका, कंट्रोल करना है, ऑक्सीजन रिलीज में मदद करना है आसानी से टिश्यू में। तो ये डीपीजी का जो अमाउंट है हाई एटीट्यूड में इंक्रीज कर जाता है, घंटों में इंक्रीज कर जाता है। आइए और हम लोग उस सवाल को देखते हैं। एक और सवाल पूछा गया था, पॉलीडेक्टाइल जो है कैसे काउच करता है। तो ये इसके बारे में जो दो बातें नोन है, पहला जो चीज है क्या कि इसका अपरेंट काउज नहीं मालूम है, स्पोरेडिक नेचर के होते हैं। तो ये जो सवाल का जो आंसर हो सकता है, माइट भी कंफ्यूजन हो सकता है, रॉन्ग हो सकता है, बट एनीवे जो हमें जो लगता है अभी एग्जैक्ट इसका क्या ऑप्शन है करेक्ट तरीके से नहीं मालूम, लेकिन इस पॉइंट से सवाल पूछा गया था कि इसके काउज क्या है। तो अपरेंट काउज नहीं मालूम है, लेकिन कुछ ऐसे जो काउज होते हैं मे बी जेनेटिक डिफेक्ट हो सकते हैं, और या क्या करते हैं हेरिडिटरी सिंड्रोम को भी अंडरलाई काउज करते हैं। अल्टीमेटली जो टेक होम मैसेज है कि दोनों तरह की पॉसिबिलिटी उस अपरेंट काउज नहीं मालूम है, या जेनेटिक डिफेक्ट के चलते भी हो सकता है। एनीवे हम लोग इंतजार करते हैं रियल क्वेश्चन का, तो हम लोग ज्यादा बेहतर तरीके से उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। आइए हम लोग और कुछ सवाल को देखते हैं। इनहिबिन हार्मोन फंक्शन इन मेल। इस हार्मोन के फंक्शन के बारे में पूछा गया था, और हार्मोन के फंक्शन में एनिमल फिजियोलॉजी से अक्सर सवाल पूछे जाते हैं डिफरेंट तरह के। और यहाँ पर इस इनहिबिन हार्मोन के बारे में पूछा गया था कि ये क्या करता है। तो सर्टोली सेल जो है हार्मोन इनहिबिन तो क्या करता है, प्रोड्यूस करता है। कब प्रोड्यूस करता है, जब स्पर्म का काउंट बहुत ज्यादा हो। और इसका काम क्या है, इनहिबिट करता है एफएस को। और क्या करता है, स्पर्मेटोजेनेसिस को स्लो डाउन करता है। तो फॉलिकल स्टेबिलिटी हार्मोन, अगर आपने इसको लिखा होगा तो आपका क्या होगा, आंसर बिल्कुल सही होगा। और थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो। और कोई भी कमेंट है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और जेके बायोलॉजी क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अपना कमेंट जरूर लिखें। थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो।